इवनिंग बच्चों, शुरू करते हैं फटाफट से। आज जो बेटे हम सबको क्लास लेना है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे हमें क्लास लेनी है। बेटे इस जो क्वेश्चंस हम लगाएंगे वो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें देखना इसमें ये है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाले जो जर्नल एंट्रियां होती है वो होता कैसे है। मैं हर कंसेप्ट को, आप में से कोई बच्चा घबराएगा नहीं, हम हर ट्रांजैक्शंस को पूरी एक्सप्लेन करके चलेंगे। और हाँ, मैं आपको पहले ही बोल दूं बेटे, आपको जर्नल एंट्री हमेशा 5 कॉलम्स में बनाने हैं। मैं इसकी जर्नल एंट्री 5 कॉलम्स में ही बनाता, लेकिन चूंकि मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है, आपको समझाना है, बताना है, तो मैं इसको 5 कॉलम्स में नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपका आंसर 5 कॉलम्स में होना चाहिए। बेटे मेरी बात मानिएगा, ऐसा कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा जिससे कि बेटा जी आपका नुकसान हो। तो आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं। चलिए अब हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कैसे होता। लिखा हुआ है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अप्रैल 1 है, डिपॉजिटेड इन बैंक ₹30,000, यानी बिजनेस एंटिटी ने बैंक में पैसे जमा किया, कितने? 30,000 रुपए। तो आपको 5 कॉलम्स बनाने हैं बेटे, जैसा कि मैंने बोला है, लेकिन मैं आपको अभी जो बना रहा हूं वो देखना बेटे, मैं ऐसे ही बना करके आपको दिखा रहा हूं, घबराना नहीं बेटा। जो आपको लगे कि सर ने नहीं, पहले एक बार मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब भी क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्री मांगे, आपको हमेशा जर्नल एंट्री 5 कॉलम्स में ही बनाना है। 5 कॉलम्स है डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और एंट्री कंप्लीट होने के बाद में टोटल करना है, ये सब करना है। बट मैं थोड़ी सी टाइम बच जाए ताकि हम आपको कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं। हालांकि ये हम लोग का प्रैक्टिकल सेशन है, यानी इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कंसेप्ट थ्योरी पढ़ रखे हैं, हमने उस पर कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन कर रखा है, लेकिन उससे अब मैं टीएस ग्रेवाल के एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? यस। तो मैंने कहा, जरा ध्यान देना बेटा, इसमें अप्रैल 1 को लिखा हुआ कि डिपॉजिटेड इन बैंक, तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या बनेगा जरा देखना बेटे। अप्रैल 1 को डेट तो आपको लिखना ही है बेटा, अप्रैल 1 2026 ही होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। यस, अप्रैल 26 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। कितना है बेटा जी? 30,000। कितने बेटा जी? 30,000। बिल्कुल बेटे, आपको 5 कॉलम्स बनाना है। मुझे चूंकि इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलना, इसलिए मैंने ये ले लिया। आने वाले समय में मैं इसको लिखता भी जाऊंगा, मिटाता भी जाऊंगा। वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया आंसर बेटा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बेटा जी मैंने बोल रखा है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें बैंक जरूर इन्वॉल्व होगा, और बैंक कभी डेबिट होगा तो कभी क्रेडिट होगा। बात सही है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में हम बढ़ते जाएंगे, जो जो कंसेप्ट आएगा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हम इसको एक एंट्री के नाम से जानते हैं। कोई बताएगा बेटा इससे कौन सा एंट्री बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम बेटा जी कॉन्ट्रा। अगर जवाब नहीं दीजिएगा, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ट्रा एंट्री। ये तो हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस कर लिए। चलिए दूसरा देखते हैं बेटा जी। हाँ, दूसरा है, जरा ध्यान देना बेटे, कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000, यानी बिजनेस एंटिटी ने अपने बैंक से
10,000 रुपए विड्रॉल किए। मेरा एक सवाल है, जरा ध्यान दे, पहले अभी मैं इसको लिखूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं या नहीं। बोला जाता है कि जितने बेटा अच्छा से मन लगा के पढ़ोगे लाइफ में उतनी आगे जाओगे। देखते हैं बेटा जी कि आपने कितने ध्यान से पढ़ रखा है। यस, मैं लिखूंगा बेटा जी डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन। बेटा जी अमाउंट है 10,000। कितने बेटा जी? 10,000। अमाउंट कितना है बेटा जी? 10,000। हाँ या ना? यहां पे क्या लिखोगे बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जरा सुनना बेटा, इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं, ताकि आप में से जो बच्चे या तो उन्हें बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाली क्लास ही नहीं करी है, या उनका छूटा हुआ किसी भी रीजन से या बाद में आए, तो घबराना नहीं है बेटा। इस क्लास को आपको करना है, साथ में कंसेप्ट भी हम आपको कराएंगे। मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपको किसी भी कंसेप्ट पे दिक्कत आए तो आप पैनिक ना होना, बस हमें बता देना, मैं लूंगा बेटे क्लास, चिंतित ना हो। अब सुनना, अगर क्वेश्चन में पहले मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी पैसा विड्रॉल कर रहा है तो उस केस में माना जाता है कि अपने बेटा जी बिजनेस पर्पज के लिए पैसे निकाले हैं, तो उस केस में मैं लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर बिजनेस एंटिटीज ने पैसा निकाला है और उस पैसे को किसने निकाला? प्रोप्राइटर निकालता है। अगर पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर पैसे निकाल लिया तो, और बैंक से पैसा निकाला है, तो उस केस में हम लोग लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे, ये ना बोले कि जो बैंक से पैसा विड्रॉल हुआ है वो बिजनेस पर्पज के लिए हुआ है या बेटा जी ड्राइंग हुआ, यानी ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, ये कुछ भी ना बोले, तो उस केस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो पैसे का विड्रॉल हुआ है वो बिजनेस पर्पज के लिए हुआ है। तो वहां पे जब भी बिजनेस पर्पज के लिए बैंक से पैसा विड्रॉल होगा तो उस केस में एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब पैसे का बैंक से विड्रॉल पर्सनल यूज के लिए ओनर करता है, प्रोप्राइटर करता है, तो उस केस में एंट्री बनता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन ये ना बोले क्लियरली कि बिजनेस पर्पज के लिए हुआ है या प्राइवेट पर्पज के लिए, तो उस केस में हमेशा एज्यूम किया जाता है कि ये जो पैसे की विड्रॉल हुई है वो बिजनेस पर्पज के लिए हुआ है। और जब बिजनेस पर्पज के लिए हुआ है तो उस केस में एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस क्वेश्चन में कहीं भी क्लियरली देख लो बेटा, नहीं लिखा हुआ है कि प्राइवेट पर्पज के लिए है, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया है? बिजनेस पर्पज। और जब बिजनेस पर्पज के लिए माना है तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री ही है बेटा। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखना बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है अप्रैल 7 को वेजेज पेड बाय चेक, ये भी बैंक इंट्रा है, 7,000। कितनी अच्छी बात है बेटा, क्वेश्चन ने बहुत बढ़िया लाजवाब तरीके से सवाल कर रहा है। हमें घबराने की एक पैसे की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं बेटा जी। 7/4/2026, क्या बोला मैंने बेटा? 7/4/2026 एंट्री बनेगा, वेजेज पेड हुआ है, तो मैं लिखूंगा बेटा जी वेज अकाउंट डेबिट टू डॉट 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 अकाउंट बीइंग वेज पेड।
हाउ मच अमाउंट बेटे, हाउ मच अमाउंट, 7,000, 7,000। मुझे नहीं पता बेटा क्रेडिट क्या होगा, क्या आप लोग बताएंगे बेटा? मैं यही तो चाहता हूं आप लोग से बेटे। एक होता कि मैं आता और सीधा बेटा इसको लिखते चला जाता, क्या बात फायदा होता बेटा? आप कोई जवाब ही ना देते। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं बेटे? बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटे, अब हम लोग पढ़ते हैं यहां पे बेटा जी क्या कह रहा है। अप्रैल 10 को चेक रिसीव फ्रॉम दीवान 8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। दीवान ने हमें, मैं कौन, बिजनेस एंटिटी, उसने हमें क्या दे दिया बेटा जी? पैसे दे दिए। कितने बेटा जी? 8500 रुपीज। और डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितना बेटा जी? 500। चेक इज डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे। हुआ क्या बेटा? चेक को हमने सेम डे में क्या कर दी? डिपॉजिट कर दिया। क्लियर है बेटे? यस। चेक को क्या किया मैंने बेटा? सेम डे में डिपॉजिट कर दिया। तो इस केस में एंट्री जो बनेगा मैं आप लोग से पूछूंगा बेटा, सेम डे में बेटा इन्होंने डिपॉजिट करी है तो आंसर क्या बनेगा? जरा देखना बेटे। डेट देखते हैं पहले। डेट है बेटा 10 अप्रैल। एंट्री बनेगा डॉट 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 अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू क्या नाम है बेटा इसका? दीवान का। बीइंग पेमेंट अमाउंट लिखो, बीइंग अमाउंट रिसीव। मेरा सवाल आपसे ये है बेटा जी कि ये है 8500, ये है बेटा 500 और ये है बेटा जी 9000। डेबिट किसको करेंगे बच्चे? डेबिट बताइए बेटा। यहां पे एंट्री बनेगा बेटे बैंक अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत बेटा जी? नहीं ना? यस। चलिए, कहा जाता है, जरा ध्यान देना बेटा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति आपको चेक देता है, किसको? बिजनेस एंटिटी को, और बिजनेस एंटिटी सेम डे में उसको डिपॉजिट कर देती है, तो उस केस में एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। किसी बच्चे के माइंड में चेक इन हैंड तो नहीं आ रहा है बेटे? बिल्कुल ही नहीं। लेकिन दूसरी बात लगे हाथ सुनो, अगर आपको चेक मिले, आपको बिजनेस एंटिटी, और बिजनेस एंटिटी सेम डे में जमा ना करके नेक्स्ट डे में जमा करे, या बेटा जी और बैंकिंग आवर्स के बाद जमा करे, तो उस केस में, या आपको किसी पब्लिक हॉलीडे के दिन चेक मिल जाता है तो आप सेम डे में जमा नहीं कर पाते हो, तो उस केस में एंट्री बनता है, दो एंट्रियां। जिस दिन हमें पेमेंट मिलता है बट हम सेम डे में नहीं जाते हैं, तो जिस दिन हमें पेमेंट मिला चेक से, एंट्री बनेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। और फिर जब नेक्स्ट डे उस चेक को हम डिपॉजिट करें बैंक में, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। लेकिन कुछ लोग या कुछ राइटर्स ये बात लिख देते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट की जगह पर लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। मतलब मैं ये कह रहा हूं, यानी मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको आज चेक मिले और आज बैंक में जमा कर देते हो, तो उस केस में एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ध्यान से सुनना,
दूसरा केस ये है कि अगर कोई पार्टी आपको आज चेक दे और आप उसको जमा कल करते हो, यानी बिजनेस एंटिटी को चेक आज मिलो, बिजनेस एंटिटी चेक को आज में कल परसों में जमा करती है, तो उसके लिए दो एंट्री बनता है। पहला एंट्री बनता है जिस दिन वो चेक मिला उस दिन एंट्री बनता है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसको चेक इन हैंड को वो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। क्लियर है बेटा? तो आपको कहीं कहीं मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी और कहीं कहीं मिलेगा आपको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। लेकिन आपको चेक इन हैंड ही लिखना है, कैश नहीं लिखना है। दूसरा, जब उस चेक को हम डिपॉजिट करते हैं जिस डेट को बैंक में, उस दिन एक एंट्री और लिखते हैं। उस दिन एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। लेकिन अगर आपने जब चेक जिस दिन मिला था और नेक्स्ट डे जमा किए थे, उस समय जिस दिन चेक मिला था अगर उस दिन आपने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, तो जिस दिन आप चेक जमा करोगे बैंक में उस दिन आपको लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा क्या ये बात समझ आया? क्या बेटे बात आप लोगों को समझ आया? चलिए बेटा, तो यहां पढ़ो बेटा, अप्रैल 10 को क्या लिखा था? चेक रिसीट फ्रॉम दीवान 8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे, यानी उसी दिन जमा कर दिया। इसीलिए मैंने सीधा लिख दिया मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट। हालांकि एंट्री बना है, देख लो यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट, और रीड करना तो मैंने बताया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट। चलिए अब अगला पढ़ते हैं बेटे। अप्रैल 12 की बात है। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। अब ध्यान देना बच्चे, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि कभी कभी, हालांकि आज के डेट में लगभग हर लोग के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे आप कोई भी सामान ईएमआई पे लेते हो और ईएमआई पर सामान बेचने वाला ये कहता है कि काम कीजिए, हम आपके बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं, हर 1 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख को आपका पैसा कट जाएगा ऑटोमेटिक। और आप बोलते हो आश्चर्य से कि कट जाएगा? यस। तो बेटा जो आपने लोन पे सामान, इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदा और उस समय उससे आप जो कुछ बैंक का डॉक्यूमेंट साइन करा लेता है, यानी जिसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है बैंक को दिया जाता है, वो वाला एक फॉर्म क्या करता है, वो जो लेंडर है या जो व्यक्ति इंस्टॉलमेंट पे आपको सामान बेचता है वो आपसे साइन करा करके उस बैंक को, आपके वाले बैंक को दे देता है। आपका बैंक के पास जैसे वो पेपर मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बैंक को ये बोल दिया है कि इस पार्टिकुलर व्यक्ति को हर 1 तारीख या 2 तारीख या 5 तारीख को जो भी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट हो, उस पार्टिकुलर डेट को आप क्या कर देना, पेमेंट कर देना। और जो ऑटोमेटिक कट जाता है वो ऐसे ही नहीं कटता है, उसके लिए बैंक के कस्टमर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, और जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक वो पैसा आपका बैंक किसी और को पेमेंट नहीं करेगा। तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो होते हैं या जो लोग ज्यादा बिजी होते हैं, वो लोग अपने बैंक को क्या करते हैं, ये तो लोन की बात मैंने बोली है, जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है या बहुत बिजी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं कि देखो बैंक, मेरा कुछ पार्टिकुलर्स पेमेंट है, जैसे रेंट दे देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर देना, टेलीफोन बिल पे कर देना, इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर देना, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे कर देना, ये सब काम जो है ना इस पार्टिकुलर डेट को कर देना। हम कहने बार बार नहीं आएंगे। उस केस में बैंक क्या करती है, उस पार्टिकुलर डेट को ऑटोमेटिक आपके खाते से पैसा पे कर देती है, और जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये चीजें आज के डेट में आपको देखने को नॉर्मली मिलता है जब हम कोई सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं और हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कटते रहते हैं हर ड्यू डेट को। उसी तरीके से बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस होती हैं, वो क्या करती है, अपने बैंक को ये बता देती है कि देखो भाई, एक पार्टिकुलर डेट को हर महीने मेरी पेमेंट कर देना।
या क्वार्टरली करना, हाफ ईयरली करना, या जो डेट दिया रहेगा उस डेट को कर देना। ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, और उस केस में बैंक क्या करती है, पेमेंट कर देती है। क्लियर है बच्चों? यस। चलिए बेटा, तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि बैंक टेलीफोन, तो यहां पे आपको लिखना है बच्चे टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बीइंग expenses paid, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। क्लियर है बेटा? बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। कितना बेटा जी, जरा बताना कितना इसने पे किया है? बस मात्र 1000, वो भी 12 अप्रैल। तो हमने क्या कर दी बेटा जी, यहां देखना 26 को 1000 हमने पे कर दिया। क्लियर है बच्चों? अप्रैल 14 को होता क्या है कि दिवांश चेक रिटर्न बाय बैंक एज डिजॉनर, यानी दीवान ने जो बैंक को, दीवान ने जो बिजनेस को, यानी मानो कि आपको चेक दिया था, मान लो कि मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं और मुझे दीवान ने जो बेटा जी 10 अप्रैल को चेक दिया था और मैंने सेम डे में ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मैंने एंट्री तो डाल दिया था बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान अकाउंट, ये मैंने एंट्री डाल दी थी। अब वो चेक जो हो गया डिजॉनर हो गया, यानी वो चेक क्या हो गया बेटा, डिजॉनर हो गया। अब सवाल उठता है कि इसकी एंट्री क्या होगी। मैंने कई बार बोला है बेटा, डिजॉनर की एंट्री इज नथिंग जस्ट रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री का जस्ट रिवर्सल है, रिवर्सल। रिवर्सल की भी एंट्री कर देंगे, हाँ या ना? यस। 14 अप्रैल को हम रिवर्सल की एंट्री करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल समझे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो डॉट डॉट लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताओ बेटे बताओ। मैं रिवर्सल की एंट्री में दूसरी कलर से ही कर देता हूं ताकि आपको पता भी चले कि भविष्य में रिवर्सल की एंट्रियां दूसरे कलर से ही करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, रिवर्सल की एंट्री बताओ बेटा, यहां डॉट 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 मुझे बताते चलना बेटा। अकाउंट डेबिट, मैं किसको डेबिट करूं? दीवान अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू, बताओ बेटा, टू, बताओ बेटा जी, डॉट 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 डॉट, यानी बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट। यहां पे रिसीव ना लिख देना बेटा, ये कोई आपको डिस्काउंट मिल नहीं रहा है, इट्स जस्ट रिवर्सल ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपने डिस्काउंट यहां पे अलाउ किया था, मिल नहीं रहा आपको, उसकी रिवर्सल की एंट्री है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। बीइंग चेक डिजॉनर, बीइंग चेक डिजॉनर। क्लियर है बेटे? कितना बताओ बेटे? रिवर्सल की एंट्री नहीं आती आप सबको? कैसा बच्चा हो बेटे, आपको आना चाहिए ना, हाँ या ना? यस। 8500 और 500। अरे बेटे कभी भी चेक डिजॉनर हो जाए तो ओरिजिनल एंट्री का रिवर्सल है। रिवर्सल जो रिवर्सल का मतलब क्या है, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होगा, जैसे बैंक डेबिट तो यहां बैंक क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट तो यहां डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट, दीवान अकाउंट क्रेडिट तो यहां पे दीवान अकाउंट डेबिट। यानी रिवर्सल का मतलब होता है जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कीजिए, जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट कीजिए, बस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे। कम ऑन, डू इट फास्ट, कम ऑन। हाँ जी सर, और भी आते हैं बेटे। अब बात बनता है
चलिए बेटा जी, सर अप्रैल 16 की बात देखिए ना, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। हाँ बेटा जी, ये क्या होता है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक? बेटे, आप कभी बैंक के स्टेटमेंट या पासबुक का प्रिंट आउट करा लेना बेटा, या कभी कभी एटीएम से आप बेटा, आपको जो रिसीट मिलता है या आप स्टेटमेंट निकालना, बैलेंस का चेक करते हो तो सिर्फ बैलेंस चेक नहीं, उसकी स्टेटमेंट निकालना, तो उसमें आता है 1.35 रुपीज एसएमएस चार्जेस, कभी कभी आता है मिनिमम बैलेंस चार्जेस, कभी कभी आता है बेटा जी जीएसटी चार्जेस, कभी कभी आता है बेटा अकाउंट प्रोसेसिंग चार्जेस, कभी आता है बेटा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कभी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। यानी बैंक चार्जेज में क्या आता है, जो बैंक छोटी मोटी खर्चे आपसे रिकवर करती है, वो करती क्या है बैंक, आपको जो मैसेज भेजती है ना और जो आपको हर डिपॉजिट, हर विड्रॉल और बैलेंस चेक करने पे जो मैसेजेस आता है, बैंक कोई फ्री में नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि आप बेटा जी आ गए हमारे अकाउंट खुला लिया, आपको फ्री में सर्विसेज दे रहा हो। आपको लगता है कि बैंक कितना दयावान है, हमारे लिए तो फ्री में ही काम करता है। ना बेटे ना, ऐसे गलत फहमी में ना रहना। बैंक कहती है बच्चे, जो हम आपके अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं उसके लिए एक छोटी मोटी चार्जेस साल में हम रिकवर करते हैं। तो बोला जाता है जो मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज होता है, एसएमएस चार्जेज होता है, आपके किसी बेटा जी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज कर लेता है, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेज। क्या आप में से कोई बच्चा देखा है? बेटा हम बात कर रहे हैं अभी चार्जेज, जो छोटे मोटे कर, मैंने जो नाम लिया उसको बोलते हैं बैंक चार्जेज। ये तो बैंक इंटरेस्ट है, हाँ या ना? बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं लिखूंगा बेटा, मैंने गलती कर दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक। कितना बेटे बताइए, कितना है बेटे जी? 400। कितना बेटा जी? 400। तो और डेट कौन सा है बेटा, जरा ध्यान देना। 16 अप्रैल है, 16 अप्रैल है बेटे, 16 अप्रैल। क्लियर? अगला बेटा जी बोला जा रहा है, देखना बेटा, 17 अप्रैल गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। हुआ क्या कि बिजनेस एंटिटी ने सामान बेचा, एज्यूम कर लो कितने का, एज्यूम क्या करना है यहाँ पे, 8,000 का। मान लो कि बिजनेस एंटिटी के आप काउंटर पे गए, मैं बिजनेस एंटिटी हूं, आपने आया मेरे से 8,000 का सामान खरीदा और आपने मुझे पैसे दे दिए। ध्यान रखना बेटा, मैं पूरी एंट्री डिस्कस करने जा रहा हूं, घबराना नहीं। तो मैंने जब सेल किया होगा तो एंट्री डाला होगा, जरा ध्यान दो बेटा, एंट्री डाला होगा कैश अकाउंट डेबिट। आप लोगों से पूछूंगा बेटा, टू सेल्स अकाउंट। पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद कुछ करना अपने मन की बात। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बेटा। ए यानी हमने जब सेल किया होगा, इसको हटाओ बेटा, ये दिख नहीं रहा आप लोग को, मुझे पता चल गया। तो मैं यहां लिखूंगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा मैं इसके लिए एंट्री बना रहा हूं,
और ए लिख दिया मैंने कितने का, 8,000, और यहां पे भी मैंने लिख दिया कितने का, 8,000। और मैंने किया क्या, इस पैसे को आज ही मैंने जमा कर दिया। ये तारीख कौन सा है, 17/4, और मैंने 17/4 को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया और एंट्री डाला, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड। ये कितने बेटा जी, 8,000। मेरा एक सवाल है बेटा जिसका अगर आप लोग जवाब दे दो तो बिल्कुल ही करेक्ट है, यानी दोनों एंट्रियां पास कर सकते हो, मर्जी आपकी है। यानी पहले सेल की एंट्री करो और फिर बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री करो। 100% करेक्ट है, कहीं से कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक रूल पढ़ाया है कि दो एंट्रियों को हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। पहला कंडीशन है कि ट्रांजैक्शन का डेट क्या होना चाहिए, सेम, दोनों का सेम है 17/4, और कम से कम एक अकाउंट ऐसा हो जो एक में डेबिट हो रहा हो और दूसरे में क्रेडिट। बात भी सही है, देखो बेटे बिल्कुल आपको मिलेगा। जरा ध्यान दो, यहां कैश डेबिट और यहां कैश क्रेडिट, यानी एक अकाउंट ऐसा दोनों में डेबिट हो रहा है, सॉरी एक में डेबिट हो रहा है दूसरे में क्रेडिट, तो यहां डेबिट हो यहां क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश। तो हम चाहें तो हमें दोनों एंट्रियां लिख सकते हैं, या चाहें तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने, 8,000 8,000। बताओ बेटा कितने बच्चों को ये बात समझ आया। अब मैं इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहां पे आपको समझा दिया। अब मैं लिख सकता हूं, मेरी बात सुनो बेटा, आप चाहो तो डायरेक्ट एंट्री ये लिख दो, या आप चाहो तो बेटा जी इनडायरेक्टली ये दोनों एंट्री लिखो, मर्जी आपकी है, आप दोनों में से कोई कर सकते हैं। लेकिन एक होता हार्ड लेबर माइंड गोबर, वो ये करेगा, दोनों एंट्रियां लिखेगा, गधा की तरह मेहनत करेगा। और एक होता है स्मार्ट स्टडी, डीप नॉलेज विद स्मार्ट स्टडी, यानी स्मार्ट स्टूडेंट, वो क्या करेगा, ये करेगा। उम्मीद है कि आप में से जितने भी बच्चे इस बात को समझ गए हैं। अब मैं इसकी एंट्री चल रहा हूं लिखने, कहां पे बेटा जी, जहां पे इसका जगह है, इसका पट्टीदार सब जहां रह रहा वहीं लिखने चल रहा हूं। देखना बेटे, अब यहां पे मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। कितने का बेटा जी, 8,000 का। कितने था बेटा जी, 8,000। जितने बच्चों का सही है वो लिखेंगे करेक्ट, जितने बच्चों का सही है सबके सब लिखिए करेक्ट। ये 17 तारीख की बात है, डेट भी लिख देता हूं मैं बेटा जी, 17/4। जितने बच्चों का सही है वो फटाक से लिखिए करेक्ट, लिखिए बेटा जी। हाँ बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, घबराना नहीं है हम सबको। आइए यहाँ पे, अब मैं इसको हटा दूं बेटे, इसकी हमें कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसको रखने की कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया है। देखना बेटे अब क्या होता है, लिख रहा है 19 अप्रैल को, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बोल तो दिया है कि आपने ऑलरेडी अपने यानी बिजनेस एंटिटी ने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, बता रखा है कि मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें मुझे आप सबसे डिस्कस करना है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस प्रीमियम कह देने मात्र से ये बात पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम दो तरीके का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम और एक होता है जनरल इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम। जनरल इंश्योरेंस की प्रीमियम का मतलब होता है, जनरल इंश्योरेंस में आता है
जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लो, स्टॉक का इंश्योरेंस करा लो, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लो, किसी और एसेट्स का इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, ये सारे क्या है बेटा जी? जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा जी, जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ की रिस्क कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराता हो। तो मेरी बात सुनना बेटे, बिजनेस एंटिटी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और बिजनेस एंटिटी का अपना कोई बेटा जी लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। दूसरा, बिजनेस एंटिटी जो इंश्योरेंस कराती है वो या तो अपने एसेट्स में फिक्स एसेट्स का, करेंट एसेट्स में स्टॉक का, अपने एम्प्लॉइज का, इस तरीके का इंश्योरेंस कराती है। अब सुनना बेटा मेरी बात, अगर इंश्योरेंस बिजनेस एंटिटी ने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है तो माना जाएगा उससे अपने प्रोप्राइटर के लाइफ इंश्योरेंस पे किया है। और जब प्रोप्राइटर के लिए लाइफ इंश्योरेंस पे किया होगा तो उस केस में हम मानते हैं ड्रॉइंग। एंड प्रोप्राइटर कुछ भी बिजनेस से बेनिफिट लेगा तो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। और अगर यही लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंटिटी अपने एम्प्लॉय के लिए कराया हो या अपने किसी फिक्स एसेट्स के लिए जनरल इंश्योरेंस करा दिया हो, स्टॉक के लिए इंश्योरेंस करा दिया हो, तो उस केस में जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे होता है तो बिजनेस एंटिटी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या माना जाता है? एक्सपेंस। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोप्राइटर का पे हुआ है तो कहलाएगा ड्रॉइंग, और इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस एंटिटी के लिए पे हुआ है तो कहलाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। सुनना बेटा, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्लियरली ना बोले, यानी अगर क्वेश्चन ए बोल रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस, बट ए नहीं बोला कि एम्प्लॉय का या प्रोप्राइटर का, तो हम मानेंगे प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस है। और अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस वर्ड ही नहीं बोला, क्या बोला मैंने बेटा? क्वेश्चन में इंश्योरेंस वर्ड बोल दिया बट ये बोला ही नहीं कि लाइफ इंश्योरेंस है कि जनरल इंश्योरेंस है, तो हमेशा एज्यूम करते हैं कि ये बेटा जी बिजनेस एंटिटी ने अपने एसेट्स के लिए इसने इंश्योरेंस कराया और ये माना जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्या माना जाएगा बेटा? इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्लियर बच्चों? किसी कोई दिक्कत? अब मैं एक लाइन में बेटा इसको कंक्लूड कर दे रहा हूं। अगर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे दे और क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप समझना कि प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है और ड्राइंग मानना। और अगर क्वेश्चन में बोल दे कि एसेट्स का या स्टॉक का या किसी बिजनेस पर्पज के लिए इंश्योरेंस हुआ है तो आप इंश्योरेंस एक्सपेंस मानना। लेकिन क्वेश्चन कुछ ना बोले कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है या इंश्योरेंस बिजनेस एसेट्स का इंश्योरेंस है, तो आपको हमेशा मानना है कि बिजनेस एंटिटी ने अपने लिए एसेट्स के लिए, अपने बिजनेस पर्पज के लिए कोई इंश्योरेंस कराया है, और ये हमेशा बिजनेस एंटिटी के लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। आइए बेटा आप क्वेश्चंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ। बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आउटस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आगे कुछ नहीं बोल रहा है कि कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ है या जनरल, यानी प्रोप्राइटर के लिए कराया है या बिजनेस के लिए, तो हम हमेशा मानेंगे कि बिजनेस एक्सपेंस है और इसकी जर्नल एंट्री होगा। अब मैं आप लोगों ने जो लिखा है पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बनाया क्या। तो एंट्री बनेगा डॉट 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 अकाउंट डेबिट टू, लिखोगे डॉट डॉट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट being इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बस इतना लिख दिया आपने, काफी। 1800 है, आपने 1800 लिखना है। बस मैं चाहता हूं कि आपने क्या डेबिट किया ये हमें बताइए। तो आपको यहां पे लिखना है, देख लो बेटा, इंश्योरेंस एक्सपेंस। सुनो मेरे बात को, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है तो भी सही है,
इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है तो भी सही है। अगर आप में से कोई बच्चा इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस लिखा है तो भी सही है, बट ये है इंश्योरेंस एक्सपेंस। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? तो मेरी बात को सुन रहे हो तो बिल्कुल ये 19 तारीख की बात है। चलिए, ये 19 तारीख की बात है तो पहले मैं डेट लिख दूं बेटा इसका 19, यानी 19 अप्रैल की बात है तो 19 अप्रैल लिख देता हूं। क्या फर्क पड़ता है बेटा 19 अप्रैल लिखने में आप लोगों को? चल, एक और सवाल है बेटा इसमें एक सवाल और है जो एक कह रहा है, ध्यान से सुनना। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये बेटा ये जरा सुनो, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ये है क्या? ये है क्या डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक भाई? तो सुनो बेटे ध्यान से। डिविडेंड पहले ये समझते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर से बिजनेस कर रहे हो तो आपको उससे जो मिलता है रिस्क के तौर पे जो रिवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। पार्टनरशिप से 3 चीजें मिलता है एक पार्टनर को, इन द कैपेसिटी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिस्क बियरिंग के लिए उसको मिलता है प्रॉफिट, और बेटा बिजनेस एंटिटी के लिए कुछ वर्क करता है तो मिलता है उसको सैलरी। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपना पैसा लगाता है और उस पैसे के जो पैसा इन्वेस्ट करता है और कंपनी उसके बदले में उस पैसे पे लगाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस में कमाती है और उस पे जो कुछ भी अपने इन्वेस्टर को यानी शेयर होल्डर्स को रिटर्न करती है उसको बोला जाता है डिविडेंड। एक लाइन में समझो कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हो यानी उसकी शेयर परचेज किए हो तो कंपनी में आपने पैसे लगाए और कंपनी उस पैसे पे आगे बिजनेस करती है और उस पे कुछ पैसे आपको रिटर्न के तौर पे देती है जिसको बोला जाता है डिविडेंड। मान लो बिजनेस एंटिटी ने किसी कंपनी की शेयर परचेज किया है और उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि भाई मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स है और जो कोई भी डिविडेंड होगा उसे आप कलेक्ट कर लेना। या ऐसा भी हो सकता है कि कलेक्ट करने के लिए ना बोला हो लेकिन उसने किया क्या है कि अपने यही बैंक डिटेल दे रखा है कंपनी में कि देखो भाई जब कुछ भी तुमको हमें कुछ देना हो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो आप क्या करना उस पैसे को मेरे इस बैंक खाते में ट्रांसफर कर देना। तो उसको बोला जाता है कि बैंक ने क्या कर लिया, डिविडेंड कलेक्ट किया है। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा समझो कि आपने किसी कंपनी की शेयर परचेज करी और आपने कंपनी को बोल दिया कि जो पैसा इस शेयर पैसे हमने जो शेयर खरीदा है और जो पैसे दिया उस पर जो कुछ भी कमाओगे आप मेरे इस बैंक खाते में दे देना। तो उसको बोला जाता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग है यानी कहा जाता है कि जब हम अपने बैंक को ये बता देते हैं कि किसी पार्टिकुलर कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया और वहां से हमारी डिविडेंड कलेक्ट कर लेना समय से, तो उसको बोला जाता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। कितना बेटा? ये तो मेरा एक सवाल है कि आपने क्या लिखे डिविडेंड मेरे लिए इनकम सार नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है? एक्सपेंस हो तो डेबिट, इनकम हो तो क्रेडिट। बैंक क्या है? पर्सन सार पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एक बात बोले बेटा, बहुत बड़ा हल्ला कर रहा होता है मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच अच्छे से वहीं पढ़ सकता है जिसको लेजर अच्छे से आता है, और लेजर अच्छे से वहीं पढ़ सकता है जिसको जर्नल अच्छे से आता है। घबराते क्यों हैं? हम भी आपको मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ाएंगे। घबराना नहीं है, हमें आपको रटवाना नहीं है, समझाना। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। वेरी नाइस बेटा। ये बच्चा जो है ना कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ना। यहां पे एंट्री बनेगा, ध्यान रखना बेटा जी। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड।
बेटा कलेक्टेड बाय बैंक लिखो या रिसीव लिख दो। और अमाउंट कितना था जरा मैं देख लूँ बेटे, मैंने देखा नहीं ध्यान से। 2500 है। कितने हैं बेटा जी? 2500, यानी ये हो गया बेटा जी 2500। बहुत बढ़िया बेटा जी, 2500, कोई दिक्कत नो। और ये था 25 अप्रैल 2026। क्लियर है बेटा? यस, हाँ या ना? यस। आज के लिए इतना ही है। भारत माता की जय।